Hello, Namaste. Welcome all to our YouTube channel, CE Sansar. My name is शिवांगी मित्तल. I am a chartered accountant by profession. And आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TDS TCS के हाई रेट्स के बारे में, जो कि इस बार जो हमारे यूनियन बजट 2021 में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था। ये जो TDS TCS के जो हाई रेट्स हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। क्या है, किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है, क्या है इस प्रोविजंस में, ये सारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको याद हो कि जो सेक्शन 206AA है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना पैन फर्निश नहीं करता है तो हमें असेसी को जो है हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना होता है एज पर सेक्शन 206AA। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक सेक्शन 206CC है जो कि हायर रेट ऑफ टीसीएस की अगर आप नॉन फर्निश करते हो, अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हो तो जो आपका टीसीएस है वो भी हायर रेट पे डिडक्ट होगा। तो ये जो 206AA जो और 206CC की जो इंटेंशन थी कि असेसी जो है अपना पैन फर्निश करे एंड उसके हिसाब से उसका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाए, ये काफी हद तक जो है इंश्योर किया कि काफी सारे लोग अपना जो पैन है वो सबमिट करने लगे एसएससीज को एंड अकॉर्डिंगली उनका जो टीडीएस और टीसीएस का रेट था वो वही लगने लगा जो उनका लगना चाहिए था। लेकिन अब डिपार्टमेंट ने देखा कि जो पैन है वो तो लोग फर्निश कर रहे हैं बट फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं हो रही। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लोग क्या सोचते हैं, ऐसे में पर्सनली कुछ लोगों को भी जानती हूँ कि वो सोचते हैं कि अब डिपार्टमेंट मतलब जो असेसी है, जो कंपनी उसको पेमेंट करी वो तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट को टैक्स पे कर ही रही है ना, सो उनको क्या जरूरत है टैक्स पे करने की। अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज कंसर्न मोर अबाउट द टैक्स, बट वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे क्योंकि उनका टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिट हो रहा था। उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो दो प्रोविजंस लेकर आई है। टीडीएस में हमारा वो 206AB एक सेक्शन एक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है फाइनेंस बिल 2021 में, एंड टीसीएस में हमारा 206CC एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है। सो दीज आर द टू न्यू सेक्शंस जो हमारे फाइनेंस बिल 2021 में आए हैं। इनका रीजन यही है कि लोग पैन तो फर्निश कर रहे हैं बट फिर भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो रिटर्न फाइलिंग को और बढ़ावा देने के लिए ये दो सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। आइए चलते हैं कि क्या क्या सेक्शंस है, क्या क्या सेक्शन में डिफाइन किया है इसमें। प्लस जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें मैं लीगल प्रोविजंस के बारे में भी बात करने वाली हूँ एंड एक सिंपल सरल शब्दों में मैंने कुछ एग्जांपल्स का भी प्रयोग किया है। आई थिंक हिंदी थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हो गई है, थोड़े सिंपल शब्दों में भी मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं इजी वे में मैंने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। ये अगर कोई जिसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो भी ये वीडियो को देख रहा है तो वो भी देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो सेक्शन है, सेक्शन 206AB जो कि टीडीएस रिलेटेड है एंड सेक्शन 206CCA जो कि हमारा टीसीएस रिलेटेड है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 206AB। इस वीडियो में मैंने सिर्फ सेक्शन 206AB के बारे में ही डिस्कस किया है बिकॉज 206AB एंड सेक्शन 206CCA जो कि टीसीएस रिलेटेड है, दोनों ही सेक्शन अपने आप में सिमिलर हैं। अगर हम 206AB पढ़ रहे हैं तो सेम प्रोविजंस एकदम डिट्टो प्रोविजंस जो है 206CCA में है। अब ये जो सेक्शन 206AB है ये इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस बिल 2021 की में और ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये दैट मीन्स जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, उससे ये हमारा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, वो भी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। मतलब जब 1 जुलाई 2021 से आप लोग किसी एसएससी को पेमेंट करना चालू करोगे, इस सेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए आपको पेमेंट करनी है। ये जो सेक्शन है ये है स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है उनके लिए है। आइए चलते हैं कि प्रोविजन क्या कहता है। अभी जो मैं अभी लीगल प्रोविजन कर रही हूँ, लेकिन इसी के बाद में एग्जैक्ट बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। जो सेक्शन 206AB है वो हमें कहता है कि notwithstanding anything contained in any other provisions of this act where tax is required to be deducted at source under the provisions of TDS chapter, notwithstanding anything contained in any other provisions of this act, मतलब कि ये सभी सेक्शंस को, जो भी हमारे टीडीएस की प्रोविजंस है, सभी सेक्शंस को ओवरराइड करता है और ये कहता है कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होना है एज पर टीडीएस का चैप्टर, कोई भी सेक्शन हो, अदर देन कौन कौन सी हमें अवॉइड करनी है,
किनको छोड़कर, मतलब सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC एंड 194M। अब कौन कौन से सेक्शंस को आप हटा दो? 192 मतलब सैलरी, 192A मतलब जो पीएफ विड्रॉल के ऊपर, अगर आप पीएफ विड्रॉ करते हो और उसकी अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा है तो उसके आपका 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है। फिर 194B हमारा लॉटरी के लिए आता है, 194BB हमारा कोर्स सर्विसेज के लिए आता है, तो इस 194N हमारा टीडीएस और कैश विड्रॉल के लिए है। सो इन सेक्शंस को छोड़कर अगर कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल को या किसी एसएससी को या कोई एसएससी दूसरे एसएससी को पेमेंट कर रहा है और उसको उसमें टीडीएस डिडक्ट करना रिक्वायर्ड है, और वो किसको पेमेंट कर रहा है? एक स्पेसिफाइड पर्सन को, ठीक है। तो अगर कोई सपोज करो एसएससी है, कोई पर्सन है, वो एक स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहा है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है ये हम आगे एग्जाम्पल से जानेंगे। अगर एक पर्सन एक स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहा है, उसपे उसका टीडीएस डिडक्ट करना रिक्वायर्ड है। इन सेक्शंस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए। 192, 192A, 194B, 194BB, LBC और M, इन पे सेक्शन जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपका जो टीडीएस है वो हाई रेट पे कटेगा। अब रेट कौन कौन सा लेना है हमें? एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एट ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स एट द रेट ऑफ 5%। इन तीनों में जो भी हमारा हाई रेट आएगा वो होगा। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि सपोज करो हमें कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करनी है। कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट किस सेक्शन में होती है? 194C के अंदर होती है। या प्रोफेशनल पेमेंट करनी है 194J के अंदर होती है। तो एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ट्वाइस द रेट मतलब रेट कितना होता है? अगर मैं 194J लूं तो 10% का होता है, तो 10% का ट्वाइस करना है, तो 10 into 2 is 20%, 20% मेरा रेट आया। एट ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स। रेट और रेट्स इन फोर्स का मतलब होता है कि फाइनेंस एक्ट सेक्शन 237A आता है इसका, एज पर फाइनेंस एक्ट जो भी हमारा प्रिवेलिंग रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोविड का सिनेरियो लेती हूँ, तो 13 मई से जो है हमारे जो रेट्स है टीडीएस के वो हमारे रिड्यूस हो गए बाय 25%। सो अगर किसी का 10% पे टीडीएस डिडक्ट होना था तो उसका रेट कितना डिडक्ट हो रहा है अभी? 7.5%। अगर किसी का 5% पे डिडक्ट होना था तो उसका 3.5% डिडक्ट हो रहा है। अगर किसी का 1% पे टीडीएस डिडक्ट होना था तो उसका 0.75% हो रहा है। सो जो प्रिवेलिंग रेट है एट द रेट और रेट्स इन फोर्स, सो उसका भी हम ट्वाइस कर देंगे। सो इन केस अगर ये सेक्शन हमारा, क्योंकि वो जो रिड्यूस रेट है वो हमारे 31 मार्च 2021 तक ही एप्लीकेबल है। सपोज करो अगर ये जो रिड्यूस रेट है वो हमारे 1 जुलाई तक भी एप्लीकेबल हो रहे होंगे या उसके बाद भी एप्लीकेबल हो रहे होंगे, तो हमारा रेट और रेट इन फोर्स क्या होगा? अगर 7.5% है, 10% का जो रिड्यूस होगी 7.5% आया, तो 7.5 मल्टीप्लाई टू ट्वाइस द रेट, 7.5 मल्टीप्लाई टू कम्स टू 15%। सो फर्स्ट पॉइंट में हमारा 20% आया क्योंकि एक्ट ने 10% डिफाइन किया है। रेट और रेट्स इन फोर्स में हमारा 15% आया, और एट द रेट ऑफ 5% मतलब 20, 15 और 5 whichever is higher comes to 15%. So 15% का जो रेट है उससे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। So this is the provision, ये जो मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया। So अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक कंपनी है, उसको एक स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करनी है। स्पेसिफाइड पर्सन जैसे मैंने आपको बोला अभी आगे हम देखेंगे, बिकॉज अगर सारी चीजें एक साथ कर देंगे तो काफी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तो अगर एक कंपनी है वो स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रही है अमाउंट पेड, पेबल और क्रेडिटेड, मतलब अगर आप किसी को एक्यूरल बेसिस पे भी पेड और पेमेंट और क्रेडिट मतलब जो भी विच एवर इज अर्लियर है उस पे अगर आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं। सपोज करो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट है 194C और कंपनी को टीडीएस तो डिडक्ट करना ही है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, बट वो जो टीडीएस डिडक्ट कर रही है वो टीडीएस अदर देन सैलरी जो कि सेक्शन 192 है, पीएफ विड्रॉल 192A, लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल 194B के अंदर है वो, horse race 194BB, securitization trust 194LBC and TDS on cash withdrawal is 194N. So इनके अलावा अगर वो कोई पेमेंट कर रही है, मतलब सैलरी नहीं होना चाहिए, पीएफ विड्रॉल नहीं होना चाहिए, लॉटरी, horse race, securitization trust, कैश विड्रॉल ये वाली पेमेंट्स नहीं होनी चाहिए, बट इसके अलावा अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर की हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, कमीशन हो सकती है, डिविडेंड हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है इन स्पेसिफिक प्रोविजंस को छोड़कर, तो आपको ये फ्रॉम 1 जुलाई 2021 आपको ये सेक्शन चेक करना होगा, सेक्शन 206AB एंड
जो स्पेसिफाइड रेट्स है उसका जो हायर निकल के आएगा उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ना क्वेश्चन आता है ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, ऐसा कौन पर्सन है जिसपे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। इसको जो स्पेसिफाइड पर्सन है ये डिफाइंड है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 206 ए बी। जो 206 ए बी है उसमें टोटल 3 सबसेक्शंस हैं। तो फर्स्ट सबसेक्शन अभी हम करके आए जो ओवरऑल व्यू, जिसमें हमने रेट्स के बारे में समझा एंड ऑल। अभी सबसेक्शन 3 पे आते हैं जो कि स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में हमें बताता है। तो सपोज करो कोई इंडिविजुअल है, ये जो इंडिविजुअल है इसका एज्यूम करके चलते हैं कि 1 जुलाई को ही इसका टीडीएस डिडक्ट होना था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में फॉल करता है 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई को इसको कोई कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करनी थी किसी कंपनी को और इसका टीडीएस डिडक्ट होना था, तो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय द कंपनी। अब ये जो इंडिविजुअल है ये इसने आईटीआर ना फाइल कर रखी हो ऑफ लास्ट टू प्रीवियस, ये स्पेसिफाइड पर्सन तब है जब इसने आईटीआर नहीं फाइल कर रखी हो अपनी लास्ट 2 प्रीवियस ईयर्स की। मतलब अभी मेरा जो प्रीवियस ईयर है, अगर मैं 1 जुलाई 2021 पे खड़ी हूँ तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। तो इसके जो लास्ट 2 इयर्स की आईटीआर है वो फाइल ना हो रखी हो, फॉर विच टाइम लिमिट ऑफ आईटीआर फाइलिंग हैज एक्सपायर्ड एज पर सेक्शन 139(1) और उसकी टाइम लिमिट भी जो है एक्सपायर हो गई हो। अगर मैं 21-22 की फाइनेंशियल ईयर पे खड़ी हूँ तो मेरे लिए लास्ट 2 प्रीवियस ईयर कौन से है, फाइनेंशियल ईयर 2021 है एंड फाइनेंशियल ईयर 1920 है। ये मेरे लिए 2 प्रीवियस ईयर्स हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या 2020 और 21 की आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट खत्म हो गई? द आंसर इज नो, आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट इज 31 जुलाई 2021। अगर 31 जुलाई 2021 है तो ये तो मेरे ये वाला जो ईयर है ये तो मेरे लिए उसमें कंसिडरेशन में नहीं आएगा। दैट मीन्स मेरा जो 1920, क्योंकि 1920 की ड्यू डेट तब तक खत्म हो गई होगी 1 जुलाई 2021 तक, क्योंकि उसकी ड्यू डेट तो अभी 15 फरवरी 2021 है, तब तक तो जुलाई 2021 तक ये डेट खत्म ही हो गई होगी। तो टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1) आल्सो गॉट ओवर। मतलब ये दोनों कंडीशंस, एक तो उसने आईटीआर ना फाइल करी है और आईटीआर फाइल करने का जो पीरियड है वो भी लैप्स हो गया हो, वो भी खत्म हो गया हो, वो हमें ईयर्स कंसिडर करनी है। अगर मैं 2021-22 में खड़ी हूँ, जैसे मैंने बोला 20-21 हम कंसिडर नहीं करेंगे 1 जुलाई को, हम कौन सा कंसिडर करेंगे 1920 एंड देन बाद में हम 18-19 कंसिडर करेंगे क्योंकि उसकी भी टाइम लिमिट ओवर हो चुकी है अंडर सेक्शन 139(1). अब यहाँ पे बात आती है 139(1) हमारी होती है नॉर्मल ड्यू डेट्स, जैसे कि 31 जुलाई हो गई या 30 सितंबर हो गई या 30 अक्टूबर हो गई, ठीक है। क्या ये बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट्स लेगा? अब जैसे बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट है हमारी 31 दिसंबर। ये हमारे फाइनेंशियल ईयर 20-21 में भी हमारी 31 दिसंबर ही है। 31 दिसंबर तक ही आप बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये जो ड्यू डेट्स है हमारी, ये वाली ड्यू डेट्स नहीं आएगी बिलेटेड और रिवाइज वाली। 139(1) जो हमारी नॉर्मल ड्यू डेट है, जो हमारी ओरिजिनल ड्यू डेट होनी चाहिए थी, वही वाली डेट्स हमें कंसिडर करनी है, जो जब तक हम फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिवाइज वाली, जो हमारी एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स, आई वुड से एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स मतलब एक्सटेंडेड वो नहीं जो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही है, वो वाली जो कि हमें लॉ में या एज पर एक्ट डिफाइन है, जैसे कि 31 दिसंबर बिलेटेड ड्यू डेट आप फाइल कर सकते हो, रिटर्न आप फाइल कर सकते हो या रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। मैं उन ड्यू डेट्स की बात नहीं कर रही, मैं वो वाली ड्यू डेट्स की बात कर रही हूँ जो एज पर सेक्शन 139(1) ओरिजिनली आपकी जो रिटर्न है वो आपकी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जब फाइनेंशियल 20-21-22 में हम खड़े हैं और विद 1 जुलाई को आपका 194C आपका डिडक्ट होना है टीडीएस, तो आईटीआर फाइल नहीं होनी चाहिए। कौन से लास्ट 2 इयर्स के जिनकी आईटीआर फाइलिंग लिमिट भी जो टाइमिंग है वो भी एक्सपायर हो गया हो एज पर सेक्शन 139(1). तो अब जुलाई 21 में खड़े होके हम 20-21 जो फाइनेंशियल 20-21 है उसका टाइम तो लैप्स नहीं हुआ, तो 19-20 एंड 18-19 का ही हम कंसिडर करेंगे। प्लस 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 एक और कंडीशन इसमें दे दी है, एक और कंडीशन ये है कि जो ये 19-20 और 18-19 जैसे कि हम इसमें खड़े हैं, इसमें जो उसका इस इंडिविजुअल का जो टीडीएस एंड टीसीएस है, एग्रीगेट जो टीडीएस है और टीसीएस है वो 50,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए इन ईच ऑफ दीज 2 प्रीवियस ईयर्स। दोनों ही प्रीवियस ईयर में उसका 50,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर सपोज करो किसी एक प्रीवियस ईयर में 50,000 या उससे कम है तो क्या हम इसको कंसिडर करेंगे? द आंसर इज नो, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तब वो हमारे स्पेसिफाइड पर्सन के लिमिट में फॉल नहीं करेगा। तो दोनों ही ईयर्स में इसको 50,000 या उससे ऊपर का टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, तभी हम ये जो है स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेगा।
अब सपोज करो इसी एग्जांपल में हमें सपोज करो टीडीएस डिडक्ट करना है 31 अगस्त 2021। 31 अगस्त 2021 में हमें किसी का टीडीएस डिडक्ट करना है, हमें पेमेंट करनी है और हमें उसका टीडीएस मतलब उसका जो पेमेंट है एक्रू हो गया और हमें उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। तो उस केस में क्या मैं फाइनेंशियल 2021 और 19-20 लूंगी? द आंसर इज यस, क्योंकि फाइनेंशियल 2021 की ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई और 31 अगस्त तक तो आइडियल फाइलिंग जो ड्यू डेट है वो एक्सपायर ऑलरेडी हो चुकी है एज पर सेक्शन 139(1) और 19-20 की तो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। तो 20-21 अगर जैसे ही हमारा 1 अगस्त आएगा उसके बाद से फाइनेंशियल 20-21 एंड 19-20 की ड्यू डेट से लेना चालू कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ 18-19 ही लेंगे, 19-20 एंड 18-19 लेंगे। प्लस इसके साथ जो इस इंडिविजुअल के अगर बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो इंडिविजुअल है इट शैल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। सो इसके अंदर कोई नॉन रेजिडेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए जिसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में। सो दिस इज द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 206 AB जो हमने डिफाइन करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन। आई होप मैंने इसको अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन पर भी लिख सकती हैं या आगे ईमेल आईडी आएगी तो आप उस पर भी डिफाइन कर सकती हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। अब बैक टू अवर मेन एग्जाम्पल जो हमने कंपनी का दिया था कि जो कंपनी है वो स्पेसिफाइड पर्सन, जो कि अभी हम समझ के आए हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है, उसको पेमेंट करिए, उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। वो टीडीएस अदर देन ये जो सेक्शन 792 सैलरी पे विड्रॉल इससे अलग होना चाहिए। अब इसका टीडीएस कैसे कैलकुलेट होगा हम इस पे आते हैं। तो सपोज करो 194C की पेमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट हो रही है और 2 लाख रुपए की हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इस स्पेसिफाइड पर्सन को जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी है। तो टीडीएस का रेट क्या है? ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। तो क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो 194C में मैं इसका 1% का रेट लेके चल रही हूँ, तो ट्वाइस द रेट इज 2%। सो हाईलाइटेड, अगर आप येलो हाईलाइटेड देखोगे तो वो हम इसमें रेट्स मेंशन कर रहे हैं। तो ट्वाइस द रेट इज 1% एज पर एक्ट है तो 2%। ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, तो ऑल्दो मैं 1 जुलाई 2021 की बात कर रही हूँ तो तब तक तो ये जो हमारा कोविड वाला रेट है वो नहीं चलेगा, तब हमारा 1% ही होगा। बट सपोज करो अगर वो एक्सटेंड होता है तो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है, तो रेट इन फोर्स इज 0.75%, तो 0.75% का अगर मैं डबल करूंगी तो 1.5% है। ठीक है, इसमें ऐसे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं कि सपोज करो किसी का लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है। अगर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है तो उसमें जो रेट डिफाइन है, अगर उसमें अगर लोअर रेट पे अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो उस इंडिविजुअल के लिए रेट कौन सा लगेगा उसका हम ट्वाइस कर देंगे और 5% विच एवर इज हायर। अब इसमें हायर क्या है 2, 1.5 और 5, हायर इज 5%, तो हम लोग 5% पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सो ये हमारा 206 AB सबसेक्शन 3 का लीगल प्रोविजन है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं एक बार। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। एक स्पेसिफाइड पर्सन वो होता है जिसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल ना करी हो फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द टू प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन व्हिच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। सो सपोज करो एक प्रीवियस ईयर है जिसमें टैक्स हमें डिडक्ट करना है, उसकी इमीडिएटली 2 प्रीवियस ईयर हम देखेंगे or for which the time limit of filing return of income under subsection 1 of section 139(1) has expired, तो उसका जो टाइम लिमिट है वो भी एक्सपायर हो गया। जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल में समझ गए सेम वही प्रोविजन है। सो ये मैं इसके लिए उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको लीगली इस चीज को देखना था। एंड द एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स in his case is rupees 50,000 or more in each of these 2 previous years, provided that the specified person shall not include a non-resident who does not have a permanent establishment in India. अब सपोज करो एक एग्जांपल आता है, क्वेश्चन आता है कि पैन इज नॉट अवेलेबल। अगर हमारा पैन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो एज पर सेक्शन 206(8) अगर किसी का पैन अवेलेबल नहीं होता तो हमें टीडीएस का रेट डिडक्ट करना होता है एट द रेट ऑफ 20%। इसके लिए हम सबसेक्शन 2 पर जाते हैं। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 206(AD). सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206(AA) इज एप्लीकेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, अगर जो स्पेसिफाइड पर्सन अभी हम पढ़ के आए जिसने लास्ट 2 इयर्स की आईटीआर फाइलिंग करी है, ठीक है, तो अगर उसके प्रोविजन जो सेक्शन उसने पैन भी अगर फर्निश नहीं करा, अगर उस पे सेक्शन 206(AA) भी एप्लीकेबल है तो क्या होगा? इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द 2 रेट्स प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 206(AA). तो आप जो इस सेक्शन में 206(AD) में जो आपका रेट आएगा और जो सेक्शन 206(AA) में आपका रेट है
उसका जो भी हायर आएगा उस रेट पे आप लोग टीडीएस डिडक्ट करोगे। सो सेम एग्जाम्पल से हम लोग इसमें देखते हैं कितना होगा। 194C की पेमेंट करिए कंपनी 2 lakhs पर, तो हमारा अभी जो हाई रेट क्या आया था वो 5% आया था, इसमें 20% 206AA का आ गया, तो इसमें हाई क्या होगा, 20% पे हम लोग टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। So this is all for today and I hope you really enjoyed this video. I tried my best कि मैं इसमें जो भी सारी सारी जो भी प्रोविजन है इसका एक प्रॉपर क्रक्स आपके निकाल कर सामने रख दूँ। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। मेरी ईमेल आईडी है आपके पास, तो आप ईमेल भी कर सकती हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी अगर वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आई विल आल्सो ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पर अपने एफर्ट्स लगाऊं एंड उसको आपको सरल एंड सिंपल शब्दों में आपके सामने प्रेजेंट करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी डे। गुड लक।